ये सवाल जेई एडवांस 2025 में आया हुआ है एंड इसको अपन ने ऑलरेडी कवर किया हुआ था इन आर SO60 कोर्स। अब जहां पर बाकी बच्चे इसकी हैवी कैलकुलेशंस में स्टक हो गए थे, वी प्रोवाइडेड अ वेरी सिंपल एंड एलिगेंट मेथड टू सॉल्व दिस। और आज की वीडियो में अपन उसी मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। बट मेथड पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। जब भी हम फिजिक्स में किसी हैवी कैलकुलेशंस में स्टक हो जाते हैं तो हमारे मन में पहला आइडिया आता है कि यार मेरी मैथ्स वीक है, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी केस। समटाइम्स मैथ्स से ज्यादा हमारे जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को या फिर इन जनरल जेई एडवांस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए अपन को उन मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और आज की वीडियो के बाद तुम्हारा जो ट्रस्ट है और जो तुम्हारी रिस्पेक्ट है उन मेथड्स के लिए या फिर उन फंडामेंटल्स के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स एक्सप्लोर कि वो मेथड एक्चुअली क्या है। कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेंटर ऑफ मास को पढ़ने के लिए या फिर इन जनरल जेई एडवांस के बहुत अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड इस क्वेश्चन के थ्रू ना हम देखोगे कि कोलिजन को एक अलग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। मतलब इन जनरल जो हमारी नेचुरल तरीका होता है कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये जो प्रॉब्लम है ना ये वैसी नहीं है, थोड़ा सा इसमें ना अलग पर्सपेक्टिव है। वेक्टोरियल फॉर्म का जो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में वेक्टर्स, और इन जनरल हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। तुम देखोगे कि इस क्वेश्चन में वेक्टर्स कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। ऑलराइट, अब ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत ऐसा वाला क्वेश्चन है, लाइक जनरल ऑब्जर्वेशन है, उसके बेस पे तुम्हें डिडक्ट करना है कि क्या होगा। तो बेसिकली दो इन जनरल मेरे पास बॉडीज़ हैं, एक m1 मास की और एक बॉडी है m2 मास की। कोई मेरे को पता नहीं है कि कौन सी साइज में बड़ी है, बट मास इज गिवन है कि m1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2 और m1 ही कोलाइड करती है मेरे m2 के साथ। और मुझे बताना है कि कोलिजन के बाद कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गई। जैसे सपोज वो कुछ इससे ऐसे कोलाइड कर जाए, सपोज इनिशियल ऐसा कुछ लाइन ऑफ एक्शन कोलिजन था या लाइन ऑफ मोशन, और आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा हो गया, तो ये जो डिफ्लेक्शन एंगल है ना, हमें इसकी वैल्यू बतानी कि मैक्सिमम ये कितना हो सकता है सच दैट जो कोलिजन है वो लास्टिक हो, और कंडीशन ये कि m1 ग्रेटर देन m2। तो बेसिकली मुझे थीटा मैक्स बताना है। ऑलराइट, ठीक है। अब लोग बोलेंगे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं। बिकॉज हमें पता है कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी से कोलाइड कर रही है तो उन दोनों के जो सेंटर है उनको जो लाइन क्रॉस कर रही है उसको देख लो। सपोज इसका कुछ ऐसे वेलोसिटी होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। अभी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसे है, इसको मैं बोलता हूँ u1, और ये मेरा इसका नॉर्मल से जॉइन कर रही है, ये एंगल थीटा है। तो u1 cos थीटा कर दो और u1 sin थीटा कर दो। तो जो u1 sin थीटा है वो तो चेंज नहीं होगा बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, तो इम्पल्सिव सिर्फ नॉर्मल फोर्स ही लग रहा होगा। ड्यू टू दैट बिकॉज इलास्टिक है, ई जो है वो 1 होगा। उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि आफ्टर कोलिजन मेरे इस पर्टिकुलर बॉडी वाले ऑब्जेक्ट का क्या बॉडी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं फील आ रहा है कि कुछ कैलकुलेटिव चल रहा है, मतलब थोड़ा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, तो क्वेश्चन लेंदी हो रहा है। कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे रिवर्स हो जाएगा कुछ, फिर पार्टिकल इससे कोलिजन करने के बाद फिर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये मेरे को थीटा निकालना है। तो तुम थोड़ी देर के बाद, लाइक 10-15 मिनट एक रिगरस कैलकुलेशन करने के बाद आंसर तक पहुँच जाओगे और डेफिनेटली तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्या जेई एडवांस में अगर ये क्वेश्चन आता है, एज इट इज क्वेश्चन आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो क्या तुम ये चूज़ करोगे? मतलब तुम क्या ये 15 मिनट का जो कैलकुलेशन वाला पाथ है क्या उसको ट्राई करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे, तुम कोई और क्वेश्चन करोगे इजीली सॉल्व हो जाए। तो अब बारी आती है वेक्टर्स की, हाउ वेक्टर्स कैन सिंप्लीफाई दिस। तो बेसिकली मुझे पता है कि यार कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अज्यूम करता हूँ मेरे m1 का इनिशियल मोमेंटम p1 है और m2 का तो 0 ही है, और फाइनल मोमेंटम मेरे m1 का p1 डैश है और m2 का p2 डैश है। तो बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सिमिलरली हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं बिकॉज इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो दैट मीन्स अब मैंने काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा p1 डॉट p1 डॉट। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अब यार यहाँ से एंगल का तो फील आ ही नहीं रहा है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली जो एंगल की हम बात कर रहे हैं तुम उसको अगर एनालाइज करोगे तो ये मेरा p1 डायरेक्शन है और ये मेरा p1 डैश डायरेक्शन है। दैट मीन्स दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट इज ओनली द थीटा, राइट। बिकॉज ये मेरा p1 डैश है और ये मेरा p2 डैश है, तो ये एंगल एक्चुअली 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो p1 डैश और p2 डैश के बीच में जो एंगल है वही एंगल थीटा है एक तरीके से, और तुम्हें यही वैल्यूएट करना था, राइट। तो बेसिकली अब बारी आती है p1 माइनस p1 डैश कर दो, मतलब p1 डैश को इधर ले गए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब अपने आप से डॉट कर दिया,
तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे मैंने थीटा इसलिए लिया है बिकॉज P1 और माइनस P1 डैश के बीच में जो एंगल है वो थीटा ही है, P1 और ये माइनस P1, तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ से देखो क्या कहानी बनने वाली है। P2 डैश है ना, वो मुझे ऑलरेडी पता है इन टर्म्स ऑफ P1 और P1 डैश, राइट, बिकॉज ऑफ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो P2 डैश को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी P1 और P1 डैश के टर्म्स में आ गई और cos थीटा वेरिएबल है। अब अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में से P1 को डिवाइड कर दो, तो क्या बना, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब इस इक्वेशन में तुम देखोगे P1 डैश P1 स्क्वायर, इसको अगर मैं y बोल देता हूँ तो ये बेसिकली मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आ गई जिसके रूट्स रियल हैं, बिकॉज y तो रियल ही है ना, बिकॉज मेरे को पता है P1 आने वाला है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक का d जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूरी कहानी सॉल्व हो गई। तुम अगर क्वाड्रेटिक का d निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास मेरी क्वाड्रेटिक है तो d निकाल देते हैं अपन, ये मेरे पास d आ गया। तो यहाँ से जो मेरे रेंज आने वाली है दैट इज़, ये पूरी कहानी हो गई मेरे पास। अब यहाँ से थीटा मैक्स है वो कितना हो जाएगा, दिस इज माई थीटा मैक्स, तो हो गया सॉल्व। देख रहे हो मतलब वेक्टर्स कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तुम्हारी इक्वेशंस को, तुम्हें ये फील आया होगा। अब ना लोग क्या करते हैं, उन्होंने सोच भी लिया वेक्टर्स करेंगे, बट इस लास्ट स्टेप पर आके ना वो कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्या ये क्वालिटिक भी तो है P1 और P1 डैश में, दैट मीन्स का डी पॉजिटिव होगा, ये नहीं कर पाएंगे। अब ये जो चीज़ है ये फिजिक्स का इशू नहीं है कि तुम्हारी मैथ्स का इशू है, मतलब तुम्हारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग का इशू है कि तुम इक्वेशंस देख के एवेल्यूएट नहीं कर पा रहे हो कि यार ये चीज़ होने वाली है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि तुम क्वालिटी का फिर से रिवाइज कर लेना। ऑलराइट, आई थिंक तुम्हारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।